नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही गहरी कविता मनुष्यता के बारे में। ये वो कविता है जो हम सबसे एक सीधा सवाल पूछती है कि आखिर इंसान होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए जरा, क्या बस जी लेना ही काफी है? मतलब सांस लेना, खाना पीना और बस अपने लिए ही सब कुछ करना। क्या यही जिंदगी है या फिर इसका कोई बड़ा मकसद भी है? कविता की शुरुआत ही इसी चुपते हुए सवाल से होती है, और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कविता की जान है। तो सबसे पहली बात जो कवि करते हैं वो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि हिलाकर रख देते हैं। वो कहते हैं, देखो, मरना तो सबको है, ये तो सच है, तो फिर मौत से डरना क्यों? असली सवाल ये नहीं है कि हम मरेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हमारी मौत कैसी होगी। हमारी मौत हमारे जीने के तरीके के बारे में क्या कहानी सुनाएगी। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है। कवि इसे कहते हैं पशु प्रवृत्ति। अब ये पशु प्रवृत्ति क्या चीज है? ये वो सोच है, वो तरीका है जीने का जहां इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बस मैं, मेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जानवर का सारा ध्यान सिर्फ अपना पेट भरने पर होता है। कवि कहते हैं ये तो बस स्वार्थ की जिंदगी है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला है वृथा मृत्यु, यानी एक बेकार मौत। एक ऐसी मौत जो तब आती है जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है और बस खत्म हो जाता है, कोई याद भी नहीं रखता। और दूसरा रास्ता है सो मृत्यु का, एक शानदार, एक यादगार मौत। ये वो मौत है जो उनको मिलती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। एक ऐसी मौत जिसे दुनिया सलाम करती है। और इसी आइडिया को क्या खूबसूरती से इस एक लाइन में पिरोया गया है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मतलब जो इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया, वो तो असल में कभी मरता ही नहीं। है ना कमाल की बात? वो लोगों की यादों में, उनके अच्छे कामों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। अमर होने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर सिर्फ अपने लिए जीना जानवरों वाली बात है, तो फिर सवाल उठता है कि सच्चा इंसान कौन है? असली मनुष्य में क्या गुण होने चाहिए? चलिए अब कविता के इसी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं। कवि के हिसाब से सच्ची इंसानियत की इमारत समझिए कि 4 मजबूत खंभों पर खड़ी हैं। वो हैं उदारता, सहानुभूति, परोपकार और एक दूसरे का साथ देना। यही वो गुण हैं जो हमें जानवर वाली प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाते हैं। उदारता यानी जेनरोसिटी की बात करते हुए कवि कहते हैं कि जो दिल खोल कर देता है, इतिहास उसे कभी नहीं भूलता। यहां तक कि ज्ञान की देवी सरस्वती भी उसकी कहानी सुनाती हैं। मतलब सोचिए, उदार लोगों की गाथाएं किताबों में लिखी जाती हैं, वो किस्से कहानियों में अमर हो जाते हैं। और फिर बात आती है सहानुभूति की, एम्पैथी। ये लाइन तो दिल को छू जाती है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। कवि कह रहे हैं कि असली दौलत, सबसे बड़ी दौलत सहानुभूति ही है। ये वो ताकत है जिससे आप पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। पैसे से नहीं, पावर से नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करके, उसे समझकर। और फिर एक रिफ्रेन की तरह, एक धुन की तरह कवि बार बार हमें कविता के सेंट्रल आइडिया पर वापस ले आते हैं। हर अच्छी बात, हर गुण, हर विचार, सब कुछ इसी एक लाइन पर आकर मिलता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली इंसान तो वही है जो दूसरे इंसानों के लिए जिए और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे दे। अब तक तो बात हो रही थी एक इंसान के गुणों की, लेकिन अब कवि कैमरे को जूम आउट करते हैं। वो सिर्फ एक अच्छे इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी इंसानियत को एक साथ देखना चाहते हैं। वो एक यूनाइटेड वर्ल्ड का सपना हमारे सामने रखते हैं। तो इस एकता का, इस यूनिटी का बेस क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। कवि कहते हैं कि हम सबको बनाने वाला तो एक ही है ना? पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता तो प्रसिद्ध एक है। अगर हमारा क्रिएटर एक है, तो फिर हम अलग अलग कैसे हुए? ये जो बाहर के भेदभाव हैं, ये तो सब हमारे कर्मों का नतीजा है। अंदर से फंडामेंटली हम सब एक हैं। और यही सोच हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन पावरफुल सच्चाई तक पहुंचाती है। मनुष्य मात्र बंधु है। पूरी की पूरी इंसानियत एक परिवार है। हम सब रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन यहां एक दर्द भी है। कवि अफसोस जताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? वो ये है कि ये जानने के बावजूद कि हम सब भाई हैं, फिर भी एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ दूर नहीं करता।
ये आज के समाज पर कितना बड़ा सवालिया निशान है ना? तो इतनी सारी गहरी बातें हो गई। अब सवाल ये है कि करें क्या? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अच्छी बात यह है कि ये कविता सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि सॉल्यूशन भी बताती है। तो चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ कवि की सलाह बहुत ही प्रैक्टिकल और खूबसूरत है। वो कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, मतलब जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हमारी मंजिल है, उसकी तरफ खुशी से बढ़ो, हंसते खेलते हुए। जिंदगी को एक बोझ मत बनाओ, इसे एक जॉयफुल जर्नी की तरह देखो, भले ही रास्ते में कितने भी मुश्किलें आएं। तो जिंदगी जीने का एक तरह से फॉर्मूला क्या है? स्टेप 1, अपने रास्ते पर खुशी खुशी चलो। स्टेप 2, रास्ते में जो भी रुकावटें आएं उन्हें अकेले नहीं, मिलकर हटाओ। स्टेप 3, आपस के भेदभाव को कम करो, एक दूसरे के करीब आओ। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, जब आगे बढ़ो तो दूसरों को भी साथ लेकर चलो, उनको सहारा दो। कवि कहते हैं कि खुद भी तरो और दूसरों को भी तारते हुए चलो। और आखिर में कविता हमें फिर से वही ले आती है जहां से सब कुछ शुरू होता है। इसका कोर मैसेज, सारे रास्ते, सारे अच्छी बातें, सारे गुण, सबका निचोड़ बस इसी एक सच में है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इंसान होने का मतलब ही यही है कि हम दूसरों के काम आएं। तो अब ये सवाल हमारे और आपके लिए है। आज की दुनिया में जहां इतनी भागदौड़ है, इतना बंटवारा है, क्या मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता की ये बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।